तो यहाँ पे आपने एक सवाल जवाब में आपने ये बात बोला कि सपना बौद्ध और विशाल गाजीपुरी जी का जोड़ी जो है कि जमा तब शादी कर लिए। क्या आप दोनों का जोड़ी नहीं जमता है? नहीं करिए कि नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। घोर अपमान सहा जिसने हम महिलाओं खातिर, कीचड़ मिट्टी को भी सहा हम महिलाओं खातिर। मान और सम्मान के खातिर दी जिसने कुर्बानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है। साहब ने दुनिया में नाम किया है, बाबा साहब ने दुनिया में नाम किया है, क्यों काम किया है जी ऐसा काम किया है, काम किया है जी ऐसा काम किया। लड़ाई बाबा भैले रतनवा, भैले रतनवाई जाने जहनवा, भैले रतनवाई जाने जहनवा, लिख दिहले भारतीय संविधानवा, लिख दिहले भारतीय संविधानवा, भैले विश्व रतनवा। लड़ी के लंबे लड़ाई बाबा भैले रतनवा। आप जब जाती हैं रविराज के साथ में प्रोग्राम करने तो वो थोड़ा मतलब उनका कलर डाउन है, आपका कलर थोड़ा हाई है, तो क्या क्या मतलब अनकंफर्टेबल नहीं महसूस जल्दी होता? वो शादी भी करने वाले हैं और आप सभी को आमंत्रित भी करेंगे, तो आप आइएगा रविराज भाजी की शादी में, मैं भी आऊँगी। जी। मैंने आपका देखा था उसमें आपने अपने मुंह से खुद कहा था, क्योंकि शादी को लेकर के जब सवाल किया गया था तो आपने बोली थी कि मैं शादी नहीं करूंगी। इसमें कितना सच्चाई है? इस पे आप क्या कहना चाह रही हैं? अभी तो मेरा शादी का कोई मतलब मेरी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे शादी करना है, मुझे शादी में इंटरेस्ट भी नहीं है। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो शादी से ऊपर है, समाज में बहुत सारी ऐसे काम है जो शादी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करना। तो मुझे लगता है कि शादी करके मैं वो नहीं कर पाऊँगी, तो फिलहाल अभी शादी का कोई विचार नहीं है और आगे ज़िंदगी है तो देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल 4 5 10 साल तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें ये भी सुनने को मिला है अगल-बगल से कि प्रीति बौद्ध ऐसा सोच रही हैं कि बहन जी के जैसा वो भी बिना शादी के रह जाएँ। बहन जी ने इतना अच्छा दृढ़ संकल्प ले लिया और मैं अपने मन से, अपने पांचों इंद्रियों से मैं यही कामना करती हूँ कि काश मैं बहन जी जैसा ये काम कर पाऊँ, क्योंकि ये जो है ना, ये कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है लोगों के। ये मैं साइंस पढ़ती हूँ तो ये मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं ये अपने दिली कामना करती हूँ कि मैं बहन जी जैसा बन पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी और मैं ऐसा पूरा प्रयास करूँगी। जी। शादी की बातचीत हो रही है। बाबा साहब ने संविधान में दहेज विरोधी जो है कि आर्टिकल दिया है, और हमारे समाज में, गरीब समाज में खास करके देखा जा रहा है कि दहेज को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है कि कंट्रोवर्सी बढ़ रहा है। और अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद है और उसके लड़की के पिता अगर दहेज नहीं दे पाते हैं तो उस लड़की से उस लड़के का शादी नहीं हो पाता है। इस पे आप क्या क्या कहना चाहेंगी? इसके लिए तो मैं बस यही कहूँगी कि जितना दहेज लेने वाले भी गुनहगार है, उतने दहेज देने वाले गुनहगार। अगर वो आपकी लड़की को नहीं ले जाना चाहता, दहेज नहीं दे रहे हैं, तो आप कर ही क्यों रहे हैं भैया? हटा दो ना वहाँ से। अपनी लड़की में इतनी काबिलियत पैदा कर दो कि सामने वाला खुद तुम्हें कहे कि नहीं, मुझे अपनी बेटी की शादी तुम्हारी लड़की से करनी है। जी। आजकल तो वैसे लोग भी देखने को मिल जाते हैं जो एक भी अक्षर पढ़े लिखे नहीं हैं, और किसी प्रकार का उनका कोई रोजगार नहीं है, काम करने का कोई रुतबा नहीं है, अपना जीवन में आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे उसका भी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन वैसे लोग भी बिना दहेज लिए शादी नहीं करते हैं। उनके लिए मैं बस यही कहूँगी, भैया आप दहेज देते क्यों हो? मांग रहे हैं तो उनको दो ही ना, उनको लात मार दो। देखो 10 जगह जब लड़कियां ही नहीं मिलेगी ना, तब समझ में आएगा उनको कि नहीं, दहेज लेना कितना अच्छा होता है। जी। जी। तो दहेज लेने वाले लोग भी बुरे हैं।
बिल्कुल, दहेज लेने वाले भी बुरे हैं, दहेज देने वाले भी बुरे हैं। देने वाले भी बुरे हैं। हाँ। तो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि लड़कियों को जो है कि अच्छे लड़के ही पसंद है, चूँकि जो दहेज लेते हैं वो लोग ही पसंद है। ऐसा हमने देखा है, चूँकि सरकारी नौकरी अगर कोई लड़का करता है, चाहे उसके अंदर भले सोच समझ की कोई अच्छी क्वालिटी ना रही हो, वैसे लोगों से जो है कि लड़कियाँ शादी करने को राज़ी हो जाती हैं और उनके पिता भी दहेज देने को राज़ी हो जाते हैं। तो लड़कियों को सरकारी नौकरी वाला लड़का ही क्यों चाहिए? क्या देखिए, बेरोज़गार लड़का जो कि उसके उसके पास रोज़गार नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छा सोच समझ रखता है, तो क्या वैसे लोग नहीं हो सकता है शादी? देखिए कोई भी लड़की चाहेगी, चाहे माँ-बाप चाहे कि मेरी बेटी जाए तो सुख ही रहे, और ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी है जो ज़िंदगी भर है ये। जी। जब तक आप रहेंगे तब तक ये आपको इनकम के तौर पे देता रहेगा, तो हमारी बेटी सुखी रहेगी, ये होता है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर भी एक अच्छा इंसान होता है, क्योंकि इस उम्र में जितने भी हमारे भाई हैं इस सरकार में, तो वो तो रोज़गार मिलने से रहा, तो ऐसा नहीं है कि हमारे भाई लोग कमा रहे रहेंगे। तो हमारी बहनों से ये है कि ऐसा नहीं है, आप अच्छे इंसान देख के, अच्छा जो समाज में काम कर रहा हो, जो अच्छा आपको आपके लिए आपको सम्मान देता हो, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, ऐसे भाई से आप शादी करो। जी। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि शादी करने का लिमिट मतलब क्या होना चाहिए? क्या लड़की बीए कर रही है, तो लड़का भी बीए कर रहा है, तो शादी हो जाना चाहिए? ऐसा नहीं है, देखिए समाज में एक और है ना कि जब लड़का पढ़ा लिखा रहता है, लड़की अनपढ़ भी रहती है, शादी हो जाती है। और लेकिन ऐसा होता है कि लड़की पढ़ी लिखी है लेकिन वो अनपढ़ से शादी नहीं जी, करेगी, तो ये भी बहुत बड़ी विडंबना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लड़की नौकरी है तो आप कोई मतलब अनपढ़ तो नहीं बोल सकते। अगर कोई भाई नौकरी में नहीं है तो आप उसे शादी करके उसके परिवार को भी बना सकती हैं, जी। आप उनके भी साथ दे सकती हैं। जिस प्रकार से एक लड़का एक लड़की को नौकरी में होती हुई एक लड़की अनपढ़ लड़की से शादी कर लेता है, बेरोजगार लड़की से कर लेता है, ऐसे भी बहनों को भी करना पड़ेगा, तभी जाके एक अच्छे हम समाज की स्थापना कर सकते हैं, जी, समाज बना सकते हैं। जी। अब शादी की यहाँ पे बातचीत चल रही है, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, चूँकि नज़दीक से हम लोग हैं, तो हम लोग सभी चीज़ें जानते हैं, लेकिन जो दूर के लोग हैं, वो नहीं जानते हैं। जैसे विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध शादी कर लिए, लोगों के अंदर ये भी मतलब एक मनोभावना बनी रहती है, चूँकि हमने भी सुना है कि हो सकता है आने वाले समय में रवि राज और प्रीति बौद्ध शादी कर लें। कहना ऐसा चाहेंगे इस पे? ऐसा कुछ नहीं है। और रहेगी बात सपना भाभी और विशाल भैया की, बात आपने की, तो वो लोग उन लोगों के जोड़ी जमा और समाज ने पसंद किया तो, और परिवार राजी हुआ तो शादी कर लिए। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है, और लोग ऐसा सोचते, इसीलिए सोचते भी हैं कि विशाल और सपना जैसे शादी कर लिए हैं, वैसे ये लोग भी साथ में करते हैं, गाते हैं, तो लग रहा है कि ये भी शादी कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी शादी ऑलरेडी कहीं तय है और बहुत जल्द ही रविराज भौजी की शादी भी होने वाली है। तो यहाँ पे आपने एक सवाल जवाब में आपने ये बात बोला कि सपना बौद्ध और विशाल गाजीपुरी जी का जोड़ी जो है कि जमा, तब शादी कर लिए। क्या आप दोनों का जोड़ी नहीं जमता है? नहीं, वो करिए हम गोरे हैं। करिया लड़का से शादी नहीं कर सकती हैं? मुझे शादी नहीं करनी तो आप लोग फंसाने आते हैं हम लोगों नहीं। को। क्या तो रविराज जी करिया है, तो ऐसा नहीं है मेरे करिया का, है तो उनको कोई लड़की नहीं मिलेगी? काहे नहीं मिलेगी, इनफैक्ट बहुत सुंदर लड़की मिली है। तो और मैं बस कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि जोड़ी जमने का मतलब कि परिवार ने भी पसंद किया, और सबके रजामंदी से सभी राजी हुए, तो इसलिए शादी कर लिए वो लोग। लेकिन हमारी नहीं है, ऐसा इसलिए है कि वो ऑलरेडी कहीं उनकी शादी तय है। जी, तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि आप शादी करेंगी, और जी, बहुत जल्द ही वो लोग शादी भी करने वाले हैं। और आप सभी को आमंत्रित भी करेंगे, तो आप आइएगा रविराज भौजी की शादी में, मैं भी आऊँगी। जी। रविराज बौद्ध जी एक गाना गाए थे, रविराज करियवा चलावेला मिशनवा, ऐसे करके। ये गाना काफ़ी चला, आज भी चलता है। आप जब जाती हैं रविराज के साथ में प्रोग्राम करने, तो वो थोड़ा मतलब उनका कलर डाउन है, आपका कलर थोड़ा हाई है, तो क्या क्या मतलब अनकंफर्टेबल नहीं महसूस होता है? नहीं, ऐसा क्यों, लोग कलर थोड़े देते, लोग तो क्वालिटी देखते हैं। जी, और वो तो मंच पे हमेशा मजा करते हैं कि आप गोरी हो, आप गोरे हो, तो मैं काला हूँ, तो इसलिए लोग भेदभाव करते हैं, आपको इनाम ज़्यादा मिलते हैं, मुझे कम मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, बस एक जोक, एक मस्ती मजाक होता है मंच पे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी तो जो भी सीखी हूँ उन्हीं से सीखी हूँ। और मैं आज बोल भी पाती हूँ तो उन्हीं की वजह से, डांटते हैं, फटकारते हैं कि ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसे कहते हैं।
तो सब में तो मैं उन्हीं से सीखी हूँ, तो उनमें क्वालिटी ज़्यादा है, बस मेरा रंग है, लेकिन रंग पे नहीं जाना चाहिए, क्वालिटी पे जाना चाहिए। क्वालिटी पे जाना चाहिए। जी। तो आपकी बातें तो और लड़कियां नहीं समझ पाती हैं, और तो जो समाज में लड़कियां हैं, अगर गोरी लड़कियां हैं तो उन्हें साफ सुथरे गोरे लड़के ही पसंद है। ऐसा नहीं है। अगर अगर लड़की लड़की सुंदर है और लड़का उससे भी सुंदर है, तो डर रहता है कि कहीं और ना चला जाए। लेकिन अगर लड़की सुंदर है और अपने से डाउन लड़की को चुनी, तो उसे ये रहेगा नहीं वो कहीं ना जाएगा उसे छोड़ के। ये कहेंगे लोग पूरे दर्शक आपके सर कि शादी तो करेंगे नहीं, लेकिन इनको ज़्यादा है नहीं, हाँ लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस तो इतना है। लेकिन एक्सपीरियंस। समाज में रहते हैं भैया, तो एक्सपीरियंस जी। है थोड़ा तो बहुत। मेरा ये इस पे क्वेश्चन भी मैं अभी यही सोच रहा था कि जब आपको इतना एक्सपीरियंस है बिना शादी का, तो आप शादी कर ही क्यों नहीं ले रही हैं? ऐसा नहीं है, बोल तो दिया आपसे कि शादी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जी। जिसे मुझे लगता है कि शादी करके मैं नहीं कर पाऊंगी। और बाकी देखा जाएगा, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, और मैं कितनी खरी उतर पाऊंगी ये तो आप लोग के सामने ही है। जी। और फिलहाल जो भी है आगे देखा जाएगा। अ, लेकिन अभी 5-6 साल तो प्रीति बहुत ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों की बहन हूँ, और आगे जो होगा आप लोग के सामने ही होगा। अभी तो आप शादी की नहीं, तो शादी के बारे में इतना एक्सपीरियंस आपको कहाँ से है? समाज में रहते हैं, फ्रेंड्स के बीच में रहते हैं। जी। कॉलेज टाइम में फ्रेंड्स के बीच में रहते हैं, जी। तो वहाँ से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा मिलता है सर। जी। जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ हंसी मजाक वगैरह मस्ती करने का काम किया। आगे मैं क्वेश्चन ये करना चाहूँगा, चूंकि आपसे रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा था, तो क्या प्रीति बहुत जो है कि आने वाले समय में समाज कार्य में, जैसे गीत संगीत में है, तो गीत संगीत के बाद अगर मौका मिला कभी राजनीति में आने का, तो ऐसा भी हो सकता है, राजनीति में आ सकती हैं क्या? बिल्कुल आएंगे, जी। क्योंकि मैंने सबसे पहले तो मुझसे लोग जब लोग पूछते हैं मैं कि आपका प्रोफेशन क्या है, सबसे पहले तो मैं एक मिशनरी हूँ। मिशनरी के बाद मैं एक गायिका हूँ, मिशनरी गायिका वो भी। जी। तो मैंने ये रास्ता चुना कि मैं अगर मुझे सिंगर ही बनना होता तो मैं भोजपुरी हिंदी नहीं गा सकती, जी। वो भी गा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं गाई क्योंकि मुझे समाज को जगाना था। और कहीं ऐसा मुझे लगेगा कि नहीं, अब मैं इस माध्यम से नहीं, मैं राजनीति के माध्यम से अपने समाज को अच्छा कर सकती हूँ, अपने समाज के लिए, तो मैं उसमें भी कदम जरूर रखूँगी। जी। रविराज जी के सपोर्ट के समर्थन से आप इतना दूर आ गई और इतनी ऊंचाई पे आप चली गई। रविराज जी को क्या कहना चाहेंगी उनके बारे में? उनके बारे में तो मैं हमेशा कहती हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर अगर वो मुझे अपने मंच मंच पे मौका नहीं दिए होते तो आज मैं यहाँ नहीं रही होती। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और रविराज बौद्ध जी ने भी उससे भी ज़्यादा उन्होंने किया है कि हर मंच पे मुझे मौका दिया है, अपने साथ जहाँ मुझे मेरी ज़रूरत नहीं भी थी वहाँ भी मुझे लेके गए वो। जी। और मुझे एक पहचान दिलवाई, लोगों से मिलवाया, अच्छे अच्छे मिशनरी लोगों से, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोगों से मिलवाया और परिचय करवाया। तो मैं वहाँ से सीखती गई, और हर वक्त सबसे अच्छी बात है कि हर वक्त मैंने अगर मैं आपके इंटरव्यू में कुछ गलत बोल दी तो मुझे डांटेंगे बाद में जाके। जी। तो ये बहुत है कि मुझे हमेशा सिखाते रहते हैं। एक और गुरु की जितना, तरह। हाँ, एक जाहिर सी बात है, गुरु जी। हैं और गुरु की तरह सिखाते हैं। और मुझे लगता है कि मैं जितना सिखाते हैं फिर मैं वही गलती करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, पीछे से वो है ना, मुझे सही कर देंगे। जी। और ऐसा होता है ना कि जब लगता है कि नहीं, माँ बाप का हाथ है, तो बच्चे थोड़ा गलतियाँ करते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि अब माँ बाप का हाथ नहीं है, तो वहाँ वो सही करने लगते हैं, तो मैं भी जी। थोड़ी मन बड़ी ज़्यादा करती हूँ। जी। मुझसे गलतियाँ होती जी। रहती हैं, फिर मैं डांट खाती हूँ, फिर वो होती रहती हैं। जी। जी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, उनके साथ में आपके ड्यूट गाने बहुत सारे आए हैं, आपका सबसे मनपसंद गाना कौन सा है, फेवरेट? सबसे फेवरेट गाना तो मेरा माता सावित्री बाई फुले की अमर कहानी। अच्छा। जी। सु- डुएट गाना रविराज बौद्ध जी ने लिखा था, अपनी खुद उनकी लेखनी ही थी, और गाया भी उन्होंने, और मुझे खुद भी किरदार करवाया उस गाने में, तो मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा उसको गुनगुना देंगी? कि नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। घोर अपमान सहा जिसने हम महिलाओं खातिर, कीचड़ मिट्टी को भी सहा हम महिलाओं खातिर, मान और सम्मान के खातिर दी जिसने कुर्बानी,
माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। जी। ये गाना काफ़ी सुंदर गाना है और इस गाने को आप सब अवश्य सुनें। सुनने के बाद मन में एक अजीब प्रकार का शांति महसूस होता है और आपके शरीर के रोंवे तक खड़े हो जाएँगे। इतना बारीकी से इस गाने को लिखा गया है और गाया गया है। इसमें प्रीति बौद्ध जी खुद जो है कि सावित्री बाई फुले का रोल करी हैं वीडियो में। कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी जी, मैं बहुत जल्दी मैं अभी 2-3 दिन हो रहे हैं, मैं झलकारी बाई की गेटअप में आई थी और मैंने फेसबुक पे उसे डाला भी और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मुझे अपने जितने भी हमारी वीरांगनाएँ हैं, उनके गेटअप में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जी, और मैं रोल की तो मुझे बहुत खुशी हुई जी, और लोग मुझे उससे पहचान पहचान भी एक मिली कि नहीं आपने सावित्री बाई फुले का किरदार किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। हमारे समाज में कई महिला जो है कि महापुरुष हैं। महिला महापुरुष में किनका जीवनी आपको सबसे ज़्यादा झकझोरता है, पसंद आता है? सबसे पहले तो मुझे माता सावित्री बाई फुले से मैं बहुत प्रेरित होती हूँ कि अगर आज उन्होंने ये क्रांति नहीं छेड़ी होती तो सबसे पहले तो हम महिलाएं शिक्षित नहीं होती, मैं शिक्षित नहीं होती तो बोल नहीं पाती। जी। जी। और दूसरा कोई गाना जो इस गाने के बाद कोई पसंद हो तो वो गाना बताइए? बाबा साहब ने दुनिया में नाम किया है, बाबा साहब ने दुनिया में नाम किया है, क्यों काम किया है जी ऐसा काम किया है, काम किया है जी ऐसा काम किया है। जी, जी। पशुओं से हाँ, गाना सही, ही सही, मैं सही भूल है। गई। नहीं, बहुत ही लेकिन मेरी सुंदर लाइन गाना मुझे है। याद है, मेरी जी, लाइन मुझे याद है। जी, बताइए। ये डुएट गाना था तो रवि राज भोज जी की लाइन है। मेरा लाइन ये था, हिंदू कोड बिल को भी पास कराया, देश की महिलाओं को हक दिलाया, हिंदू कोड बिल को भी पास कराया, देश की महिलाओं को हक दिलाया, लड़ना सिखाया, बढ़ना सिखाया, लड़ना सिखाया, बढ़ना सिखाया, इसीलिए सबने गुणगान किया है, क्यों काम किया है जी ऐसा काम किया है, काम किया है जी ऐसा काम किया है। जी। ये गाना आज भी बजता है और बहुत ही सुंदर गाना है। हमारे समाज में जो लड़कियां हैं वो सावित्री बाई फुले को नहीं समझ रही हैं, माँ सरस्वती को लोग ज्ञान की देवी समझती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए तो मैं यही कहूँगी, मेरा जो कॉलेज है ना वो नर्सिंग कॉलेज, ज़्यादातर लड़कियाँ ही रहती हैं। तो ऐसे मेरी फ्रेंड को डांस करने के लिए मिला, एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी है। तो उसको मिला कि तुम्हें सरस्वती के गेटअप में और तुम्हें करना है, डांस करना है। तो मैंने बोला कि मेरी फ्रेंड नहीं करेगी। जी, प्रिंसिपल के खिलाफ मैंने बोला कि तुम्हें करना ही नहीं है, जी, लेकिन बोले कि और भी गाना है, वेलकम सॉन्ग पे कर दो। फिर लड़कियां बोली कि ऐसा क्यों आप बोल रहे हो प्रीति। फिर मैंने उन्हें समझाया कि अच्छा ये बताओ कि देश की आज़ादी में सरस्वती का क्या योगदान है, जी, उनके जीवन परिचय के बारे में मुझे बता सकते हो। जी, तो किसी ने बोला कि नहीं ऐसे क्यों बोल रहे हो आप मानते नहीं हो क्या। बोले कि नहीं, जो मुझे दिखता है उसे मैं मानती हूँ। जी, फिर मैंने माता सावित्री बाई फुले के इतिहास के बारे में उन्हें बताया। इनफैक्ट हमारे असेंबली में क्वेश्चन डेली किए जाते हैं जी, बच्चों से, तो मैं ये क्वेश्चन भी रखी कि भारत की पहली शिक्षिका महिला कौन है। जी, तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था, लेकिन कुछ लड़कियों को पता था जिन्होंने बताया माता सावित्री बाई फुले। तो मैंने उनके बारे में असेंबली में पूरी लड़कियों की, ज़्यादातर लड़कियां हैं, मैं उनके बारे में बताई भी कि देखिए भारत की अगर कोई सच्ची देवी है, ज्ञान की सच्ची देवी कोई है भारत के अंदर तो माता सावित्री बाई फुले हैं। जी, ये तो सरस्वती को लोग ऐसे ही कल्पना करके बना दिए हैं, जी, उनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। जो भी है, आज हम महिलाएं अगर पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो इसकी क्रांति सबसे पहले छेड़ी थी माता सावित्री बाई फुले ने। जी, और मैंने उनके बारे में बताया जी, वहाँ के, तो यही मैं बहनों को भी बताऊंगी जी, कि हमारे देश के अंदर अगर ज्ञान की कोई सच्ची देवी है तो माता सावित्री बाई फुले हैं। तो आप लोग सरस्वती और सती को मत मानिए, और जहाँ आपको ये कहा जाए कि सरस्वती आपकी ये है, चाहे स्कूल में चाहे कॉलेज में, तो आप लोग उसका विरोध भी करिए। जी, बोले नहीं ये सही नहीं है, सही जो है ये सही है कि हमारे ज्ञान की देवी कोई है तो सावित्री बाई फुले हैं। आप जिस कॉलेज में पढ़ाई करती हैं, आप उस कॉलेज में इतना कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, कितने बच्चे उसमें पढ़ते होंगे?
बच्चे तो ज़्यादातर ही हैं, हर में मतलब लगभग कितने हर पूरे कॉलेज में? क्लास के हिसाब से होता है। उसमें आता है जैसे हमारे क्लास में 40 बच्चों की सीटें होती हैं उसमें, तो मैं जी, बता नहीं सकती कितनी-कितनी सीटें हैं, किसमें है 60 सीटें, कुछ में 40 सीटें, कुछ में 50 सीटें, ऐसे-ऐसे जी, हैं। लेकिन पूरे सीटें भरी पड़ी हैं। तो मुझे लगता है असेंबली में कुछ नहीं तो डेली 500 बच्चियाँ, उससे ज़्यादा भी लोग अवेलेबल रहते हैं। किस चीज़ का पढ़ाई कर रही हैं? नर्सिंग, एनएम। नर्सिंग, डॉक्टरेट का पढ़ाई कर रही हैं। आप जब ऐसी बातें अपने कॉलेज में करती हैं तो क्या उन लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं होता है? उनकी भावनाएँ आहत नहीं होती हैं? ऐसा नहीं है क्योंकि हम देखिए विचारों की लड़ाई करते हैं और विचारों से समझाते हैं, मैंने जी, सच्चाई समझाते हैं। अगर अगर उस टाइम मैंने जिस टाइम क्वेश्चन किया कि ज्ञान की अरे भारत की पहली शिक्षिका महिला कौन है, तो मैंने सवाल किया तो मैंने उसका प्रमाण भी रखे हैं। आप गूगल से पूछो भैया, गूगल बताएगा कि भारत की पहली शिक्षिका महिला माता सावित्रीबाई फुले हैं। तो फिर जब वो हैं तो ज्ञान की देवी भी तो वही हुई ना। जी, तो मैं विचारों से लड़ाई करती हूँ, मैं तर्क करती हूँ। और लोग हमारे ज़्यादातर मेरी फ्रेंड्स सब सवर्ण जाति के। और देखिए मैं बोल दूँ कि महिलाओं की कोई जाति नहीं होती। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ ऑन कैमरे कि महिलाओं की कोई जाति नहीं होती, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे किसी भी बिरादरी की हो, जाति की हो, वो हमेशा महिलाओं के बारे में सोचती है। जी, और उनको समझाना बहुत आसान होता है और समझ भी जाती हैं वो। तो मैं जी, क्लास में हमेशा ऐसे बताती रहती हूँ और लोग हमारी हमारी फ्रेंड्स समझ भी जाती हैं। जी, और ज़्यादातर मेरी ही दोस्त बनना चाहती हैं लोग। जी, लेकिन एक बेंच पे कितने लोग बैठेंगे भैया, 4 से जी, 5 बैठेंगे और क्या। जी। अ, जी। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, मानते हैं, लेकिन स्कूल में जब ऐसी बातें आती हैं तो वो डर जाते हैं। अपने टीचर्स के सामने अपने बातों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, कहने में डरते हैं। वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? डरिए नहीं बिल्कुल। हमें हमारे पास संविधान है, हम संविधान से लड़ सकते हैं, संविधान से कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट वो था क्या था हमारे कॉलेज असेंबली में गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है, अभी पढ़ाया जाता है। क्योंकि देखिए जो उनका है तो उनकी ज़्यादा है तो वो लोग करेंगे ही, अपने मनमाना करेंगे। हमारे घर में है तो हम क्या बोलते हैं बुद्ध वंदना कराएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अपने जी, में गायत्री मंत्र कराएं तो कुछ नहीं करा पाएंगे। लेकिन मैं गायत्री मंत्र नहीं बोलती क्योंकि मैं नहीं मानती तो नहीं बोलती। मैं असेंबली में खड़े होती हूँ, जितनी देर गायत्री मंत्र होता है मैं अपना चुपचाप ऐसे खड़ी रहती हूँ। तो मैम एक दिन मुझे नोटिस की, उन्होंने क्लास में असेंबली में तो नहीं पूछा लेकिन क्लास में गई तो पूछी कि आप गायत्री मंत्र क्यों नहीं पढ़ते हो। जी, मैं बोली कि मैम मुझे नहीं याद है। बोले कि आपको बचपन में पढ़ाया नहीं गया, जी, आपको घर में बताया नहीं गया। मैम नहीं। तो बोले कि ऐसा क्यों। मैं बोला कि मैम हिंदू धर्म के लोग पढ़ेंगे और जिसका रिलीजन ही चेंज होगा उसको गायत्री मंत्र कैसे याद होगा। कैसे याद तो होगा? उन्होंने बोला कि आप किस रिलीजन के हो। मैंने बोला कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। हाँ, मैं बौद्ध धर्म की हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा क्या। तो बोले कि अच्छा और कौन कौन लोग बुद्धिस्ट हैं। तो मुझे लगा कि मैं अकेले बुद्धिस्ट हूँ। उस टाइम में नए नए लोग थे, पूरे क्लास भरा पड़ा था 40 लड़कियों से। जी, लेकिन मुझे लगा कि मैं अकेले बुद्धिस्ट हूँ। जी, तो जब क्योंकि मैं अगले ब्रेंच पे बैठी थी जी, तो मैं खड़ी हुई तो पता चला कि मैम पूछ रही हैं कि कितने लोग और बुद्धिस्ट हैं। पीछे से 4 5 6 7 लड़कियां खड़ी हुई, जी। तुरंत खड़ी हो गई मेरे आपके साथ। साथ 7-8 ये लड़कियां खड़ी हाँ हो गई। 7 8 खड़ी हो गई। जी, फिर मैम बोली कि अच्छा इतने लोग हैं। मैं पीछे देखी तो अरे यार इतने लोग बुद्धिस्ट हैं। जी, मुझे बहुत खुशी हुई इस टाइम। और मैम ने बोला कि ठीक है आपकी मर्जी, आप नहीं करना चाहते हो तो मत करो। फिर मैम से मैं बहस भी की कि मैम ये तो गलत है ना कि इसमें मुस्लिम समाज की भी लड़कियां हैं, बौद्ध समाज की भी लड़कियां हैं, ईसाई समाज की भी लड़कियां हैं और हिंदू समाज की भी लड़कियां हैं। तो किसी एक ही धर्म का प्रचार क्यों हो रहा है। जी, ये तो गलत है ना। चाहे आप प्राइवेट संस्था चला रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट संस्था चला रहे हैं, आप किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते वहाँ। जी, ये कानूनन ये एक असंवैधानिक है। जी, तो मैम बोले हैं कि जिसका बेटा होता है आप इसको ना करो, अभी धीरे धीरे आप समझ जाओगे। फिर मैंने बोला कि कोई नहीं, आप करते रहिए। जी। और हम लोग ने बंद कर दिया और मैम ने उस दिन से नोटिस भी करना बंद कर दिया कि जी, आप लोग नहीं पढ़ोगे, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं जी। करेंगे। तीसरा कोई गाना? अच्छा लास्ट गाना है जी, क्या जी, सर। जी, जी, जी। तो आप ही बता दीजिए ना, आप तो हमारे गाने सुने होंगे, कौन सा गाना मैं बहुत सारे सुनाऊँ। गाने हैं लेकिन अभी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, जो फ़ेवरेट आपका हो वो सुना दीजिए। लोहड़ी के लंबी लड़ाई बाबा भैले रतनवा, भैले रतनवाई जाने जहनवा, भैले रतनवाई जाने जहनवा, लिख दिहले भारतीय संविधानवा, लिख दिहले भारतीय संविधानवा, भैले विश्व रतनवा, लड़ी के लंबे लड़ाई बाबा भैले रतनवा। जी।
बहुत ही अच्छा गीत हुआ और इसके पहले जो हम लोग बातचीत कर रहे थे थोड़ा सा एक पॉइंट में उसमें से ये लेना चाहूँगा कि आपने पहला प्रयास किया तो आपके साथ 7-8 लड़कियाँ बहुत समर्थक मिल गईं हाँ, बिल्कुल। और आज के डेट में लोग प्रयास करने से ही डरते हैं, पहला प्रयास नहीं करते हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए देखिए मैं मुझे बहुत उस दिन खुशी हुई, मैं फ़ोन पे भी बताई, सबसे मैंने बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं इतनी खुश थी उस टाइम कि देखिए आपको पहल करने की ज़रूरत है। आप ये मत कहिए कि नहीं मैं ऐसे बोलूँगी तो लोग मेरा साथ देंगे नहीं देंगे। आप पहले आगे कदम तो रखिए। मैंने रखा तो पीछे मेरे साथ देने के लिए आ गईं और मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा वहाँ अपने ही समाज की लड़कियाँ हैं, सबसे ज़्यादा और लोग मानती भी हैं। तो आप कदम रखिए, आगे कदम रखिए, लोग आपके पीछे आ जाएँगे ऑटोमेटिक। लेकिन हाँ, सही मार्ग पे चलिए, सही मार्ग पे चलिए, अकेले ही चलिए लेकिन चलिए। जी। यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन धीरे-धीरे समापन की ओर जा रहा है और एक क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा कि महिला वर्ग जो हमारे समाज की हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? महिला वर्ग को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, समता समानता का अधिकार सबसे पहले बाबा साहब ने महिलाओं को वरीयता दिया है। तो हमें किसी से पीछे नहीं रहना है, हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चाहे राजनीति हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, हर क्षेत्र में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना है और आगे बढ़ना है, पुरुषों से अधिक करके दिखाना है। जी। आपके फैन फॉलोवर आज लाखों में हैं, महिला वर्ग भी है, पुरुष वर्ग भी है। आप अपने फैन फॉलोवर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? सबसे बड़ी बात कि मेरे फैंस फॉलोअर में सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग हैं, जी। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और ढेर सारा प्यार आप सभी का मुझे मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आप हमें प्यार दुलार सपोर्ट करते रहें और कुछ भी हमसे गलती हो तो उसे आप लोग मुझे इग्नोर ना करें और आप लोग कमेंट्स के माध्यम से आप लिख सकते हैं कि नहीं आपने इसका जवाब नहीं दिया, चाहे ये गलती हुई आपसे तो मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगी और ये नाराज़गी आप लोग बिल्कुल ना रखिए कि ये रिप्लाई नहीं करती हैं। मैं पढ़ती सबका हूँ भैया, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ कि नहीं किसने मुझसे क्या सवाल किया है, कौन मुझे क्या कहता है, लेकिन मैं मजबूर है, मैं किसी एक का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मैं जो किसी एक का जवाब दूंगी तो बाकी सारे लोग हैं वो नाराज़ हो जाएंगे और ऐसा संभव ही नहीं है कि मैं सबका जवाब दे पाऊँ। तो ऐसा आप लोग मन में ना रखिएगा, बाकी आप लोग का प्यार मुझे बहुत मिलता है और मेरी तरफ से भी आप सभी को ढेर सारा प्यार। जी। यहाँ पे मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा चूँकि आपके स्कूल का टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है और बहुत लेट हो गया, जी, आज बहुत तो ज़्यादा नहीं लग लेट रहा हो है गया लेट और हो आप जाएगी। इतना मतलब समय निकाल कर के हमारे फैन फॉलोवर और चैनल को आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद और आप आज इस ख़ास एपिसोड में प्रीति बौद्ध जी को आप सबों ने सुना, इसके लिए आप सबका भी आभार और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और इस प्रीति बौद्ध जी के ख़ास एपिसोड को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो महिला वर्ग नहीं जगती हैं, उनके पास भी शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। जी।